तो जनता, अपन ने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इक्विलिब्रियम देख लिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कल के क्लास में, उसके कुछ अच्छे से क्वेश्चन भी कर लिए थे अपन ने। और कल मैंने बोला था आज पेंडुलम पढ़ाऊंगा, ठीक है, मतलब पेंडुलम प्रॉब्लम्स कराने वाला हूं। तो पेंडुलम में तुम्हें क्या आना चाहिए, पेंडुलम में तुम्हें क्या आना चाहिए, तुम्हें बस वेक्टर रिजोल्व करना आना चाहिए, इतना सा चाहिए, बाकी सारा बेसिक जो तुमने काइनेमेटिक्स 11वीं में पढ़ा होगा वो। वैसे देखा जाए तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अपन अभी तक पढ़ाया है मैंने, उसमें कुलाम्स लॉ ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट था, बाकी तो सारी चीजें अपन 11वीं में जो पढ़ी है काइनेमेटिक्स में वही इंट्रोड्यूस करके क्वेश्चन बिल्ड कर रहे हैं, इनडायरेक्टली यही हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो छोटा सा ही पढ़ाया है अपन ने अभी तक तो, ठीक है। तो पेंडुलम में क्या होता है, पेंडुलम सबको पता है मेरे हिसाब से कि पेंडुलम ऐसे और यहां पे एक बॉब लगा दो तो इसको पेंडुलम बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे सिंगल पेंडुलम का तो कोई लॉजिक बनेगा नहीं, बिकॉज क्योंकि अपन को चार्ज चाहिए, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आने वाला है ये। तो क्या करते हैं वो लोग जनरली कि अगर उनको पेंडुलम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स घुसाना है तो दो चार्ज लेके आएंगे, है ना, और ये दोनों अगर रिपेल कर रहे हैं तो सेम नेचर के होने चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, सेम चार्ज के होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब उनको अगर अपोजिट चार्ज करना है तो थोड़ा सा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे और ऐसे, तो इनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, या तो इसको नेगेटिव कर लो या उसको नेगेटिव कर लो, बात बराबर है, ठीक है। दोनों में से एक नेगेटिव होगा, तो मोटा मोटा ऐसे पेंडुलम को तोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अगर ये इक्विलिब्रियम में, अगर इक्विलिब्रियम में, तो हम इनको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये थीटा है, तो इस पर इसी लाइन में, मतलब जो अलोंग इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, इन दोनों पॉइंट को, उसके अलोंग तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, मान लो एफ ई बोल देते इलेक्ट्रोस्टैटिक से, तो एफ ई इधर लग जाएगा, ठीक, इधर टेंशन लग जाएगा, और नीचे कहीं mg आ जाएगा, नीचे mg आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब फोर्स बैलेंस कर सकते हैं, मतलब मैं इसकी कंपोनेंट कर दूंगा अलग अलग डायरेक्शन में, एक इधर ले लो एक इधर ले लो, तो ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा बनेगा, वो थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो मैं लिख सकता हूं सीधा सीधा t कोस थीटा बराबर होगा किसके, mg के। और दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं, t साइन थीटा बराबर होगा किसके, fe के। बस इतना सा पेंडुलम है ना, क्वेश्चन कराऊंगा अभी तो, पर बाकी मोटा मोटा यही है। अब इसके अंदर वो थोड़ा सी खुराफाती करेंगे, मैकेनिक जोड़ देंगे, मैकेनिकल के पार्ट्स कुछ लगा देंगे, पार्ट इन द सेंस जो अपने मैकेनिक्स पढ़ी है उसका कुछ लाके इसमें जोड़ देंगे, काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का ही पार्ट है तो काइनेमेटिक्स में कुछ कुछ लाके इसमें चिपका देंगे, तो ऐसे बैलेंस करना है। सेम इधर भी वही कहानी है मेरे हिसाब से, तो कोई बताने वाली बात है नहीं। ये थीटा है मान लो, और इस पे भी सेम ऐसे ही, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब इस पे इधर फोर्स लगा होगा Fe, नीचे लगा होगा mg, और इधर कहीं लगा होगा टेंशन, सही बात है। तो इसको भी रिजोल्व करूंगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, हाँ कि ना, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो सीधा सा मैं लिखूंगा इसको ऐसे करके, तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो मैं सीधा 90 माइनस थीटा, मतलब अगर कोस है तो साइन हो जाएगा, साइन है तो कोस हो जाएगा, मैं सीधा इस थीटा के हिसाब से लिख देता हूं, t कोस थीटा Fe के बराबर होगा, और t साइन थीटा इसके बराबर होगा mg के। बस इतना सा ही पेंडुलम है, देखा जाए तो पेंडुलम इतना ही है ना। और जनरली इसमें देखो तुम नोटिस करोगे तो तीन फोर्स लगता है ना, तीन फोर्स, टी लग रहा है, mg लग रहा है, Fe लग रहा है, कुछ कुछ जगह और भी आएंगे, पर यहां तक देखो तो मेरे को एक थ्योरम याद आ रही है, लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम में क्या होता है कि कोई भी वेक्टर एंगल, फोर्स आल्सो बी अ वेक्टर, है ना, तो अगर कोई भी तीन वेक्टर है ना, मान लो वेक्टर 1
प्लस वेक्टर 2 प्लस वेक्टर 3, उनका वेक्टर सम अगर 0 होता है, अगर उनका वेक्टर सम 0 होता है तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 1 अपॉन साइन थीटा 1 इज इक्वल टू, साइन थीटा 1 क्या है वो बताता हूं। देखो ऐसे समझो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इनकी जगह मैं फोर्स ले लेता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा फील आ जाए, है ना। इसकी जगह मैं फोर्स ले लेता हूं, फोर्स के हिसाब से समझे तो अपन इसको भी मिटाते हैं यहां से। फोर्स के हिसाब से समझे तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है इधर F1 फॉर एग्जाम्पल, इधर लग रहा है F2, सही बात, उधर लग रहा है F3। तो वो बोलता है, लेमिस थ्योरम क्या बोलती है कि साहब एंगल भी लिख देता हूं साथ में ताकि एंगल का काम भी खत्म। F1 के अपोजिट वाला थीटा 1, F3 के अपोजिट वाला थीटा 3 और F2 के अपोजिट वाला थीटा 2, मतलब अपोजिट वाला एंगल है ना। और कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 ये क्या है, 0 हो, ये क्या हो, 0 हो। इसको मैं एक और तरीके से बोल सकता हूं कि ये सब क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, मतलब जो सिस्टम है जिसपे ये लग रहा है अगर वो भी इक्विलिब्रियम में तो तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे, सही बात है ना। अगर ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होता, मतलब नेट फोर्स 0 होता तो इन सबका सम ऑलरेडी 0 होने वाला था, हाँ कि ना। पर लगने 3 ही चाहिए, 4 लग गए तो तुम बोलोगे किसी 3 का 0 नहीं, ऐसे नहीं होगा, 3 फोर्सेस के लिए, ठीक। चलो अगर 4-5 लग गए तो मैं उनको सबको किसी 3 डायरेक्शन में रिजोल्व करके भी क्वेश्चन कर सकता हूं, ठीक है ना। पर वो थोड़ा सा अलग चला जाएगा, वैसा क्वेश्चन अगर कभी बना पाया तो बताऊंगा, है ना, मतलब करा दूंगा इसमें, नहीं तो किसी और चैप्टर में। ये लेमिस थ्योरम बहुत सारी जगह काम आती है ना, ये बहुत सारी जगह काम आती है, ऐसा नहीं कि इक्के दुक्की जगह ही काम आएगी, बहुत सारी जगह काम आती है, ठीक है। तो ऐसा है तो क्या बोलते हैं, ऐसे तुमको 3 वेक्टर का सम 0 हो सकता है, ऐसे वेक्टर इन दोनों का सम ऐसा, तो उसको उल्टा कर दो तो इन सब का सम 0 आएगा, वेक्टर सम, है ना, इतना अपन को पता है। तो इससे क्या लिख सकते हैं अपन कि भाई F1 अपॉन साइन थीटा 1, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, F2 साइन थीटा 2 इज इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन थीटा 3। तो मोटा मोटा देखा जाए तो ये सारी क्वांटिटीज क्या है, एक तरह से एक कांस्टेंट होती है, मतलब सब आएंगी कांस्टेंट ही। ये पूरी चीज भी इसके बराबर मतलब तीनों चीजें समान है, मतलब एक कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक। फंडा क्लियर है, पेंडुलम में इतने से ही कॉन्सेप्ट है क्या भाई साहब, तुमको रिजोल्व करना आना चाहिए बस, है ना। और इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स 0, पर इक्विलिब्रियम में लिखी जा सकती है ये जो मैंने 2 इक्वेशंस लिखी, ये वाली और ये वाली, ये कब है, जब ये बॉब काय पे है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में अगर इक्विलिब्रियम है तभी तो नेट फोर्स 0 करूंगा, हाँ कि ना। चलो क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, है ना, थोड़े से पहले लॉजिकल क्वेश्चन है ना। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 2 गिवन दैट Q1 ग्रेटर देन Q2। मतलब ये बोल रहा है कि जो Q1 है ये ज्यादा है Q2 से, मतलब इस पे चार्ज ज्यादा है इसकी तुलना में, ठीक है। अब थोड़ी सी तुमने दिमाग खुला रख के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा, तो हम जो फोर्स लिखते हैं तो हम लिखते हैं K Q1 Q2 अपॉन R², सही है। तो ये F1 है, मान लो 1 पे निकाला 2 की वजह से, 1 पे निकाला, इस पे निकाला, इसकी वजह से इधर फोर्स आया, मान लो ऐसे, ठीक है। तो ये क्या सिर्फ Q1 के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, ये तो Q2 के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है ना। Q1 के पे भी डिपेंड कर रहा है और Q2 के पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है ये उन दोनों के चार्ज का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स वो इस पे भी लगाएगा, इतना ही फोर्स ये इस पे भी लगाएगा। तो इस पे अगर मैं निकालूंगा तो भी यही आएगा कि Q1 Q2 अपॉन R², सही है ना। मैं इनके बीच की दूरी R मान रहा हूं अभी के लिए समझाने के लिए, ठीक है। तो फोर्स तो बराबर ही लगने, तो जितना ये इस पे लगा रहा है उतना ही ये इस पे लगा रहा है, तो ये मोटा मोटा कोई इधर उधर थोड़ी किसकेगा, ये तो एक ही जगह रहेगा, है ना, एक ही जगह रहेगा, क्योंकि मास सेम है। अगर मास अलग अलग होते तो कहानी पलट जाती। इसके बाद वाला क्वेश्चन वही है, मास वाला, ठीक, समझ गए। तो देखा जाए तो थीटा 1 थीटा 2 क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे सब। थीटा 1 बराबर होगा थीटा 2 के, क्यों, क्योंकि तो एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो मैं ऐसे देखूं, अगर इस पूरे को सिस्टम मान लूं, अगर तुम्हें और अच्छे से विजुलाइज करना है
तो मैं इस पूरे को मान लेता हूं सिस्टम, एक बार सोचने के लिए बस। ऐसे सेंटर ऑफ मास जैसा कॉन्सेप्ट चार्ज के लिए नहीं होता है ना, मैंने पहले लेक्चर में बताया भी था। पर इसका नेट फोर्स तो कटापीटी हो ही रहा है, तो इसको न्यू न्यू करने वाला तो कोई बचा ही नहीं है ना। और नीचे तो एमजी लगी रहे, तो ये बैलेंस्ड है। तो ये स्ट्रिंग ऐसे ऐसे थोड़ी होगी, तो ये ऐसी रहेगी, तो दोनों के एंगल बराबर रहेंगे, θ1 इक्वल्स टू θ2। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये, है ना। इसके बाद देखते अगर मास बदल दे तो, है ना। इसमें ये बोल रहा है कि जो m1 है, जो m1 है वो बड़ा है इससे m2 से। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम थोड़ा सा फील करोगे, जो m1 है ये बड़ा है, मतलब ये वाला जो है इस पे नीचे फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, इसकी तुलना में इसमें कम लग रहा होगा, है ना। तो अब तुम फील करो, इस पे कम लग रहा है, इस पे ज्यादा लग रहा है, तो ये ऐसे होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बराबर ही लगेगा। तो ये नीचे आ गया, तो ये उस पे इधर फोर्स लगाएगा, तो मतलब न्यू खिसक जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस पे भी, तो ये ऐसे खिसकेगा, और फोर्स कांस्टेंट रहना है Q1 Q2, तो R को भी कांस्टेंट रहना पड़ेगा, तो ऐसे। तो ये सांप थोड़े से आएंगे नीचे, ये सांप थोड़े से नीचे आ जाएंगे, ये क्या होगा, ये थोड़ा सा इधर खिसकेगा, और ये वाला थोड़ा सा ऊपर खिसकेगा, ये वाला थोड़ा सा नीचे खिसकेगा, और ये वाला थोड़ा सा ऊपर खिसकेगा। मतलब θ1 जो होगा वो छोटा हो जाएगा, और θ2 बड़ा हो जाएगा। मतलब मैं बोलूंगा θ2 है वो क्या है, बड़ा है θ1 से। सही है, θ2 जो है वो क्या है, बड़ा है θ1 से। ठीक है, θ2 बड़ा है θ1 से, ये वाला आंसर है। θ2 बड़ा है θ1 से। पहले वाले का क्या आंसर था, दोनों इक्वल है, सी आंसर है इसका। सही है यहां तक, है ना। यहां तक मेरे हिसाब से फंडा क्लियर है। अब थोड़े से बुद्धि वाले क्वेश्चन, बुद्धि वाले तो वो भी थे, कंसेप्चुअल था, थोड़ी गणित जोड़ जुड़ा के करते हैं, है ना। क्या है ये क्वेश्चन, देखो ये बोला टू चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड Q आर इनिशियली इन इक्विलिब्रियम एज शोन, find the acceleration of the charge in terms of g when the charge are stretched further to an angle 53। इसको 60 मान लो अभी के लिए, है ना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यार, है ना। तो इसको 60 मान लो विद द वर्टिकल एंड देन रिलीज्ड। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है कि ये पहले इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम में, फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और इसको इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा ऊपर खींचा, कहां तक, 60 डिग्री तक, है ना। 53 दे रखा था मैंने, 60 53 तुम्हारा होमवर्क है, 53 पे कर लेना, बहुत गंदा सा आंसर आता है। ये 60 डिग्री है, और ये भी 60 होगा क्या, ये दोनों एंगल बराबर क्यों होंगे भाई, इतना कोई बता सकता है क्या। देखो ये L है, ये L है ना, और ये इसका मास बराबर है, बराबर नीचे आएगा। Q1 Q2 तो वो दोनों एक दूसरे में बराबर फोर्स लगाएंगे, तो θ1 θ2 बराबर होने चाहिए। सही बात है। चलो तो ये हो गया। अब वो यहां पे लाके इसको छोड़ रहे, वो यहां पे लाके इसको छोड़ रहे, है ना। देन वर्टिकल रिलीज, फाइंड द एक्सेलरेशन। और ये क्या बोल रहा है कि भाई तुम एक्सेलरेशन बताओ मेरे को, तो इसको एक्सेलरेशन जानना है कि जब मैं इसको छोड़ूंगा तो एक्सेलरेशन बताओ, इसका एक्सेलरेशन। अब थोड़ी सी फील क्या, कि तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो जैसे मैं इसको यहां से छोड़ूंगा, ये रस्सी से बंधा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा। क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा, बिल्कुल सही बात है ना, ये वाला पाथ फॉलो करेगा। अब सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि दो तरह के एक्सेलरेशन यूज होते हैं सर्कुलर मोशन करवाने के लिए। कौन कौन से होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग होता है, मतलब ऐसे, है ना, इसको ए टेंजेंशियल बोलते हैं, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और एक होगा रेडियल, इसको AR बोलते हैं, वो लगेगा इधर AR। और AR क्या होता है, v²/r। AR क्या होता है भाई, सर्कुलर मोशन थोड़ा सा तो आता है ना, सर्कुलर मोशन नहीं आता तो देखो, वो मैंने एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो भी डाली थी, है ना, देखी होगी बहुत सारों ने शायद, है ना, क्योंकि जितनी ऑडियंस अभी है वो सारी वहां से ही आई है ना, वो वाली वीडियो देख के। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने उसमें बोला था कि अगर तुम्हें रिवाइज करना है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब मैंने सर्कुलर मोशन देख रहा हूँ, अब मेरे को हो सकता है मेरे को सर्कुलर मोशन नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा वापस सर्कुलर मोशन पे और सिर्फ ये वाला टॉपिक पढ़ूंगा,
सारा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ ये वाला टॉपिक पढ़ूंगा। ऐसे करके धीरे धीरे तुम्हारी काइनेमेटिक्स वगैरह सब रिवाइज हो जाएंगी, और जो कॉन्सेप्ट बार बार यूज हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो कॉन्सेप्ट आता है पेपर में, इसलिए यूज हो रहा है ना, बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से नोट्स बनाया जाता है। ठीक है, तो ए आर क्या है, वी स्क्वायर बाई आर। अब थोड़ा सा तुम ध्यान दोगे तो मेरे को एक चीज पता है कि ये होगा 0। वाई? बिकॉज यहां पे इसको छोड़ा गया था, बिकॉज रिलीज्ड, बिकॉज रिलीज्ड, बिकॉज रिलीज्ड क्या था, रिलीज्ड था, छोड़ा था इसको। अगर रिलीज छोड़ा है तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, मतलब इस जगह पे ए आर 0 होगा। क्लियर बात? चलो अब अगर मेरे को एटी निकालना है, अगर मेरे को एटी निकालना है, एटी ए की एक्सेलरेशन बचा और ये बोला एक्सेलरेशन निकालो, जब रिलीज कर रहे हैं तो ये वाला एक्सेलरेशन ही बचता है ना। ये ऐसे वैसे तो कहीं जाएगा नहीं, स्ट्रिंग टाइट रहेगी, सर्कुलर मोशन करेगा, इधर उधर तो जाएगा नहीं, सिर्फ ए की डायरेक्शन जाएगा इधर, और इधर कौन सा एक्सेलरेशन आना है, ए टेंजेंशियल, है ना, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। अब ए टेंजेंशियल कैसे निकालूंगा, तो मेरे को सीधा सा सर इतना आता है कि जो मैं अगर एफ नेट निकाल दूं, अगर मैं एफ नेट निकाल दूं इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो वो किसके बराबर होगा, वो मास इनटू ए टेंजेंशियल के बराबर होगा। सही है, सही बात है, यही कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन तो यही उड़ गया। बनेगा क्या, एफ नेट टेंजेंशियल अपॉन एम, ये क्या होगा, ए टेंजेंशियल, और ये ही मेरे को निकालना है, यही मेरे को निकालना है। तो मोटा मोटा मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को एफ नेट कहां पे निकालना पड़ेगा, अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात तो एफ नेट निकालो। एफ नेट निकालने के लिए थोड़े से काटापिटी करनी पड़ेगी, इसको करते हैं थोड़ा छोटा और इसको लगा देते हैं यहां पर थोड़ा सा इधर, ठीक है ना, जगह बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, अब तुम देखो है ना, एफ नेट निकालना, तो इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो लगेगा साहब नीचे लगेगा mg, नीचे तो mg लगेगा, सही बात है, सही बात है, नीचे तो क्या लगेगा, mg, नीचे तो mg लगेगा। इस तरफ जो लगेगा वो लगेगा T, टेंशन फोर्स, इधर T लगेगा, और एक फोर्स और आएगा इनके लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पे, वो होगा Fe, मैं इसको F लिख रहा हूं अभी के लिए, Fe होगा, है ना, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, तो मेरे को नेट फोर्स अलोंग, तो मैं इसे कंपोनेंट करूंगा, तो ये 60 था, है ना, कलर दूसरा ले लूं क्या, अभी तो व्हाइट चल जाएगा, ये 60 था, तो ये वाला होगा 30, ये होगा 30, और ये पूरा 90 डिग्री, तो ये भी होगा 60, ये भी होगा 60। अगर मैं इसे ध्यान दूं, अगर मैं इसे ध्यान दूं तो ये वाला जो एंगल है ये होगा 60, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी होगा 60। ठीक है, तो और मेरे को रिजोल्व कहां करना है, अलोंग द टेंजेंशियल, अलोंग द टेंजेंशियल, है ना। तो तुम देखो ये और ये वाली लाइन, ये कौन सी लाइन है, ये वाली, ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, ये तो 60, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, mg को भी रिजोल्व करना पड़ेगा यार, बिल्कुल करना पड़ेगा, तो mg ये 60 है तो ये 30 होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो यहां से मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि mg cos 30, mg cos 30 माइनस f cos 60, माइनस f cos 60 इज इक्वल्स टू m इंटू 80। सही है यहां तक सही है फंडा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अब टी के कंपोनेंट तो होंगे नहीं, कोई ऐसे सोचा कि सर टी के कंपोनेंट, तो टी के परपेंडिकुलर होता है ए टेंजेंशियल, तो परपेंडिकुलर साइन 90 cos 90 नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलो, तो यहां तक तो अपन को कहानी समझ में आ गई, ठीक है। थोड़ा सा इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो mg cos 60 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, √3/2 माइनस cos 60 कितना होता है, हाफ, तो f/2, बस पूरे को लिख देता हूं माइनस f। सही है ना, cos 60 हाफ, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा डिवाइडेड बाई mb कर देता हूं, तो ये आ गया 80, ये आ गया सर 80,
यहां तक तो कोई पीड़ा नहीं है हमको। ये आ गया। अब ये क्या बोल रहे हैं कि यार इन टर्म्स ऑफ जी बताओ, इन टर्म्स ऑफ जी बताओ। इसमें तो क्या है, एम भी आ रहा है और एफ भी आ रहा है, तो एफ भी एलिमिनेट करना पड़ेगा और जी भी। एफ क्या है, अगर मैं एफ की वैल्यू लिखूं, अगर मैं एफ की वैल्यू लिखूं तो एफ क्या होता है, के Q1 Q2 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके लिए आर की बात करें, आर क्या होगा, तो अगर ये एल है तो ये होगी एल साइन थीटा। ये वाली दूरी कितनी होगी, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, और ये पूरी कितनी होगी, 2l साइन थीटा। तो जो आर है हमारा वो है 2l साइन थीटा, है ना, और साइन थीटा कितना है 60, तो 2l साइन 60 आर होगा। तो जो आर है वो होगा 2l साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, तो l कितना हो जाएगा √3, और 2 तो कट जाएगा तो √3l। तो मैं इसको लिख सकता हूं k Q1 Q2 अपॉन √3l, तो 3l स्क्वायर। सही बात है, सही बात है, f आ गया। तो मेरे को Q1 Q2 भी हटाना है, मेरे को k भी हटाना है, मेरे को l भी हटाना है, और मेरे को m भी हटाना है, बहुत सारी चीजें हटानी है भाई, है ना। अब किसी के दिमाग में ऐसा विचार आ रहा है कि अब सर t cos 60 नीचे mg, तो t cos 60 इज इक्वल टू mg होगा। इसके दिमाग में चीज आ रही है क्या, नहीं होगा। क्यों, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। मैंने अभी बोला कि नेट फोर्स 0 होने के लिए इक्वल कर पाऊंगा ना, नेट फोर्स 0 है ही नहीं क्योंकि इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो t cos 60 नॉट इक्वल्स टू mg इस केस में। मगर थोड़ा सा तुम ध्यान दोगे तो यहां पे होगा, यहां पे होगा। क्यों, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में, तो लो भाई अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि, कलर बदलते हैं यहां पे, कि सर यहां नीचे लग रहा होगा mg, ठीक है, सर इधर लग रहा होगा f, ठीक है, f की यहां अभी के लिए f लिख देता हूं बस, मैं ये वाला f, वो वाला f अलग है, इसको f डैश बोल देता हूं मैं, तो हटाओ, है ना। और इधर लग रहा होगा सर t, इधर लग रहा होगा t। तो अगर मैं देखूं तो ये भी 45 होगा, तो सिंपल सा लिख दूंगा मैं t बाई √2, क्योंकि t cos 45, cos 45 1/√2, t cos 45 जो होगा सर वो होगा f डैश के बराबर, और t वापस से cos 45 इधर भी दो, sin 45 लिख दो, sin 45 किसके बराबर होगा mg के, तो मैं लिख दूंगा f डैश सीधा किसके बराबर होगा mg के। सही है ना, t का ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट बराबर होंगे 45 डिग्री पे, आगे ना, तो दोनों बराबर होंगे, और दोनों किसके बराबर आ रहे हैं, f के, और एक आ रहा है mg के, तो दोनों भी बराबर होनी चाहिए। f डैश की अगर वो लिखूं वैल्यू, तो k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mg। अब इसके r की बात करो, इसका r क्या होगा, n 2l sin 45, तो इसका जो r होगा वो होगा सर 2l sin 45। sin 45 क्या होता है सर, ये तो होता है कि 1/√2, 1/√2, तो मैं l√2 लिख सकता हूं इसको, आके ना, इसको l√2 लिख सकता हूं ना मेरे भाई, नहीं लिख सकता क्या। sin 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2, और 2 से इंटू में था तो 1/√2, इसको √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, √2 कट गया, ये बच गया, ठीक है। तो अगर मैं यहां वैल्यू डालूंगा तो mg किसके बराबर हो जाएगा, k Q1 Q2 अपॉन 2l स्क्वायर। सही है। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान दो, तो मैं सीधा लिख सकता हूं 2mg जो है, 2mg जो है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है 2mg k Q1 Q2 अपॉन l स्क्वायर, के 2 उधर जाऊंगा तो 2mg, तो मैं k Q1 Q2 अपॉन l स्क्वायर, मतलब ये वाली टर्म, इसको लिख सकता हूं क्या, यहां से 2mg, ये कितना होगा 2mg, लिख सकता हूं ना इसको 2mg, ये 2mg हो गया, ये 2mg हो गया, ये 2mg हो गया भाई। सही है, बढ़िया, बेहतरीन, मजेदार। चलो चलो, यहां तक सॉर्टेड है पिक्चर, यहां तक सॉर्टेड है पिक्चर, कहीं गलती तो नहीं करी ना भाई। देखो थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक इधर उधर हो सकती है, तो वो तुम्हें खुद से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी लाइव वाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। जल्द से जल्द लाइव आके पढ़ाने का मेरा प्लान है, देखो मेरा मन भी यही कि मैं लाइव पढ़ाऊं, है ना, और रात को रखेंगे टाइम ताकि तुम कोचिंग्स वगैरह के बाद भी कर पाओ, है ना।
पर अभी अपना सब्सक्राइबर बेस बहुत छोटा है, मैं लाइव आऊंगा 2-3 बच्चे आएंगे, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, क्योंकि होता तो नहीं है पर बुरा तो लगेगा ना मेरे को, ठीक है ना। इस वजह से अभी नहीं कर रहे, थोड़े सब्सक्राइबर 1000 के आसपास हो जाए तो फिर अपन लाइव आएंगे, हर लेक्चर में लाइव ही पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, तो उसमें क्या पता चल जाता है लाइव में यार कि भाई यहाँ गलती होगी वहां गलती होगी, यहाँ पता ही नहीं चल पाता। अगर तुमने थोड़ी सी कैलकुलेशन में इधर उधर चीज भी इधर उधर कर दी तो फिर उसी से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट मायने रखते हैं, है ना। तो 2mg के बराबर ये हो गया, ठीक है। तो इस f की जगह मैं लिख सकता हूं 2mg/3, इस f की वैल्यू क्या है 2mg/3, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 80 जो आएगा, चलो नहीं बची, अरे रुको, एक काम करते हैं जगह बनाने के लिए, निंजा टेक्निक। इस पूरे को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इतना लगभग, यहां से तुम्हें दिख भी जाएगा, है ना। तो 80 लिखना है भाई, तो 80 क्या आएगा सर, 80 आ जाएगा mg इंटू √3 माइनस f की वैल्यू थी 2mg/3, सही है, 2mg/3 अपॉन 2m, सही है। कुछ गड़बड़ की क्या, कुछ गड़बड़ नहीं करी मेरे हिसाब से तो मैंने, है ना, कुछ भी गड़बड़ नहीं करी। कैसे आया था ये, यहां से आया था, ये बना था क्या √3/2 और ये हाफ, तो 2 कॉमन था, ठीक है, नीचे 2 आएगा, बिल्कुल सही है। ये m को निपटा देंगे, m गया, तो जो 80 आया, वो कितना आया √3 3√3, ये 3 को एलसीएम ले रहा हूं तो ऊपर नीचे इंटू कर रहा हूं, 3√3 माइनस 2 इंटू जी बाय 3, और 3 2 से इंटू होगा तो 6, ये आ गया 80, ये आ गया 80। समझ में आ गया कैसे लिख दिया, सीधा कैसे लिख दिया, समझ में आया क्या, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये 3 था, इसको 3 को ऊपर नीचे इंटू कर दिया, बेस सेम है तो 3 नीचे आ जाएगा, नीचे 2 पहले से तो 6 बन गया नीचे का, ठीक है। यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे इंटू किया था, 3√3 था, जी मैंने कॉमन लिया तो 3√3 बचा, यहाँ -2 था तो -2 इज इट इज आ गया, है ना। ये 3 तो नीचे चली गया तो 6 बन गया, और ये जी बाहर आ गया इसका कॉमन लेके, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था वैसे तो, कोई ऐसा नहीं था कि भैंस की टांग ऐसा दे दिया कि हो ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं था, हो जाएगा, पर सर्कुलर मोशन थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है, ठीक है मेरे हिसाब से, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज प्लस q एंड मास छोटा m इज अटैच्ड टू अ massless string of length छोटी l. The string is hinged at a point O and is free to rotate about the hinge, ठीक है। Another charge plus q is, दोनों चार्ज प्लस q है क्या, हाँ दोनों चार्ज प्लस q है। Another charge plus q is placed on the vertical wall of K at a depth of L, हाँ मतलब L से नीचे लटका हुआ है कुल मिला के, from point O, ठीक है साहब, पॉइंट O ये है, पॉइंट O ये वाला है ना। Find the tension T in the string when the system reaches its equilibrium state, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुका है, reaches its इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है साहब। मतलब क्या हुआ, ये ऐसे था, यहाँ वॉल पे पहले से एक प्लस q का चार्ज चिपकाया हुआ है, फिर उन्होंने एक रस्सी से बांधा L से और उसको लटकाया, तो वो ऐसे फोर्स लग के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग के इधर आ गया, ठीक है। तो थोड़े से डायग्राम अपन इधर बनाए क्या, लेफ्ट यार पता नहीं इधर क्यों डायग्राम चिपका देते हैं लोग बाग, कोई बात नहीं, इधर बना लेता हूं मैं दोबारा से, है ना। थोड़ा सा लाइनों का प्रयोग, तो एक लाइन तो ऐसे बनेगी और एक लाइन बनेगी ऐसे, ठीक है। और 2 गोले भी बनेंगे, गोला है क्या इसमें, हाँ है गोला, तो 2 गोले भी बनेंगे, एक गोला यहां कहीं और एक गोला
यहां कहीं, ठीक है। और एक और लाइन बनेगी, क्या, एक लाइन, अब बस क्वेश्चन तो इतना ही है ना, ये क्वेश्चन है और ये वाला जो एंगल है ये थीटा दे रखा है, ये एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है, ये एंगल थीटा दे रखा है। अब ये इक्विलिब्रियम में है, हाँ बिल्कुल है। क्या निकालना है सर, आपको टेंशन निकालना है, इधर जो टेंशन लग रहा है टी, उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ठीक है। इस पे क्या क्या लग रहा होगा, इस पे एक तो लग रहा होगा नीचे mg, नीचे लग रहा होगा mg, और इधर लग रहा होगा F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको F लिख रहा हूं, है ना, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लग रहा होगा बस। अब देखो इसको दो तरीकों से किया जा सकता है, मेरे को सीधा चमक गया एक बार में, कैसे चमका देखो, एक तो तीन फोर्स लग रहे हैं, लामिस थ्योरम, बेस्ट एफिशिएंट तरीका। दूसरा क्या फंडा है, दूसरा फंडा है कि रिजोल्व करके आगे कर लो, है ना, मैं लामिस थ्योरम से बताता हूं, रिजोल्व करके तुमको घर पे कर लेना अगर इच्छा है तो, है ना। अब देखो कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे। मेरे को लामिस थ्योरम पता है, लामिस थ्योरम क्या होती है कि F1 अपॉन साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन थीटा 3, इनका सबका मैग्नीट्यूड, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब मेरे को T निकालना है, मेरे को T निकालना है, अर्थात मेरे को ये एंगल तो चाहिए ही चाहिए, है ना, इसको बोलता हूं मैं थीटा टी, तो मेरे को थीटा टी तो चाहिए ही चाहिए, आके ना थीटा टी जब भी तो लगाऊंगा, तो मैं लगाऊंगा टी अपॉन साइन थीटा टी इज इक्वल्स टू, कुछ भी आ सकता है ऊपर और नीचे आएगा साइन, जो भी चीज आएगी वो सेम होना चाहिए थीटा टी के, ये वाली चीज सेम होनी चाहिए, ये वाली चीज सेम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि थीटा माना है, इसने थीटा यहां दे दिया है, ये थीटा यहां बन गया है बिकॉज डायग्राम जिसने बनाया है उसने थीटा लिख दिया, पर क्वेश्चन में थीटा गिवन नहीं है ना, क्वेश्चन में थीटा गिवन नहीं है, तो अगर एंगल गिवन नहीं है, एंगल गिवन नहीं है अर्थात एंगल को काटना पड़ेगा, सही है ना, क्वेश्चन में थीटा गिवन नहीं है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पढ़कर समझ में आ रहा है कि थीटा गिवन नहीं है, ठीक है। तो अगर थीटा गिवन नहीं है तो मेरे को ये तो समझ में आ गया कि यार थीटा नहीं है तो थीटा को उड़ाना पड़ेगा, और थीटा उड़ाने के लिए मेरे को ये वाले एंगल सेम करने पड़ेंगे, है कि नहीं है, और ये एंगल सेम होंगे तो या तो T इज इक्वल्स टू F आएगा, या तो T इज इक्वल्स टू F आएगा, या T इज इक्वल्स टू mg आएगा। तो अगर MCQ होता, अगर MCQ होता तो अगर इन दोनों में से एक भी ऑप्शन होता तो मैं सीधा उसको टिक करके आगे बढ़ जाता, ठीक है, अगर, और नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं होना चाहिए, नन ऑफ दिस ऑप्शन है तो फिर फंस गए तुम, है ना। तो आधा क्वेश्चन तो यहां पे निपटा दिया, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है दोनों इक्वल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि थीटा गिवन नहीं है, क्वेश्चन में कहीं भी थीटा गिवन नहीं है, डायग्राम में तो बना दिया बिकॉज पीपीटी इसने ही बनाई, उसने थीटा लिख दिया वहां पे मेरे सॉल्यूशन देख के, बाकी थीटा नहीं आएगा वहां पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में थीटा गिवन नहीं है, तो इतनी गणित तो हम सीख गए, है ना। अब देखो तुम देख रहे हो, यही है मेरे से पढ़ने का फायदा, बिकॉज मैं हर क्वेश्चन को अभी भी ऐसे करता हूं कि अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो क्या करता, तो वैसे ही सोचता हूं, अप्रोच भी वैसे ही करता हूं, और वही ब्यूटी लेके आता है। सिलेक्शन ऐसे ही होता है भाई, पढ़ाने वाले बहुत है और बहुत ज्यादा नॉलेजमंद मिल जाएंगे मेरे से, बहुत ज्यादा फार नॉलेज रखने वाले टीचर, पर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं ये कुछ चुनिंदा लोगों में होता है मेरे हिसाब से तो, और मैंने तो मेरे अलावा अभी तक किसी ने देखा नहीं, एज ए यूट्यूब पे जो टीचर्स है उनमें, ऑफलाइन में भी नहीं देखा, मैं पढ़ा था जब तक तो नहीं देखा था ऐसा। बाकी अगर एमसीक्यू है तो मैं सीधा यहां तक कोई क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाता, परंतु ऐसा नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। तो क्या करें अब, क्या करें, तो अब तो एंगल निकालना ही पड़ेगा, अब तो एंगल निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, अब एंगल निकालना है तो मजबूरी है अपनी, तो ये थीटा है, इसको मैं कुछ भी बोल दो, इसको बोल दो x, ये L है, ये L है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये थीटा है तो इसको भी x होना पड़ेगा, अपोजिट इक्वल साइड के अपोजिट के एंगल इक्वल होते हैं, है ना, बच्ची की बात है, तो ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, ठीक है। मैं सबसे पहले नामकरण कर देता हूं, है ना,
मैं एक डायग्राम यहां भी बनाता हूं साथ में, ताकि अपन उसमें साथ में एंगल लिखते जाएंगे, ताकि तुम कंफ्यूजन ना हो। इधर है F, इधर है T, इधर है mg। ठीक है, इसको बोला मैंने थीटा T, इसको बोला मैंने थीटा mg, और इसको बोलूंगा मैं थीटा F, है ना। ये तीनों निकालने है ना। अब तुम देखो, अब तुम इस पे ध्यान दो। तो मैं अगर सोचूं कि ये वाला एंगल, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। तो ये थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा होगा। सही है बात सर? सही है बात सर, है ना। और ये x, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब ये भी x होगा, ये भी x होगा। सही बात। तुम देखोगे तो ये पूरा 180 डिग्री बन रहा है, ये पूरा 180 डिग्री बन रहा है। तो मैं लिखूंगा 180 माइनस थीटा माइनस एक्स, माइनस थीटा माइनस एक्स। सही है। इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो तो ये वाला एंगल भी आ जाएगा। सही है। तो कैसे निकालूंगा? अब मेरे को ये पता है थीटा प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 है, थीटा प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 है, क्योंकि तीनों ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या? सही कर रहे हैं अपन, है ना। ठीक है, तुम कुछ और भी तरीका बन सकता है क्या? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, अरे ये x है सीधा। तुम देखोगे तो ये x है सीधा, x है क्या? ये और ये दोनों जा रही है, तो इसका अपोजिट एंगल ये वाला x ही बनेगा यार, ये वाला तो x ही बनेगा। सही बात है ना, x बनेगा तो वर्टिकल इसका क्रॉस बन रहा है, तो ये वाला x बनेगा। तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ये सीधा x बनेगा। और थीटा प्लस x, तो मैं लिख सकता हूं कि थीटा प्लस 2x, ये किसके बराबर है? 180 के। तो थीटा होगा 180 माइनस 2x। सही है, थीटा होगा 180 माइनस 2x। तो ये वाला एंगल थीटा mg, थीटा mg होगा, थीटा mg होगा 180 माइनस 2x प्लस x। तो थीटा mg आ गया 180 माइनस x, थीटा mg निकाल लिया। तो थीटा mg कितना आया? 180 माइनस x। ठीक है, चलो चलो चलो, यहां तक फंडा क्लियर है। ये वाला थीटा f, ये कितना आया? 2x, ये कितना आया? 2x। अब निकालना है ये वाला, तो हो गया काम खत्म। देखो ये सारे मिलके 360 बनाएंगे ना एंगल। तो अब क्यों करूं मैं सोल्व? मेरे को ये पता है कि थीटा mg प्लस थीटा f प्लस थीटा t इज इक्वल्स टू 360। हाँ कि ना? बस, तो अब मैं कहूं उधर इधर बुद्धि लगाऊं, दिमाग दुख रहा है फालतू में, है ना। तो थीटा mg कितना है? 180 माइनस एक्स, प्लस थीटा ये है प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस थीटा t इज इक्वल्स टू 360। ये 180 इधर आएगा तो 360 में से 180 गया तो 180 बचेगा, तो 180 यहां पर ये बनेगा, प्लस 2x इधर आएगा तो x, ये बना थीटा t। थीटा t 180 माइनस x, थीटा t कितना? 180 माइनस x। और लो, काम ही खत्म हो गया, t इज इक्वल्स टू mg आ गया। कैसे t इज इक्वल्स टू mg कैसे आया? देखो जाहिर सी बात है, मैं लिखूंगा दिस अपॉन दिस, तो ये तो फिक्स था, ये तो लिखना ही पड़ेगा। और ये है कितना? इसको इधर लिखता हूं, तो t अपॉन इसके अपोजिट का एंगल साइन 180 माइनस x, ये था बिल्कुल इक्वल्स टू। अब मैंने लिखा था यहां कुछ भी लिखूं नीचे सेम आना चाहिए, मतलब नीचे वापस साइन 180 माइनस x ही आना चाहिए। और 180 माइनस x कहां पे आएगा? mg के अपोजिट वाला, तो ऊपर कौन सा फोर्स आएगा? mg।
ये दोनों कट गए, क्यों? क्योंकि थीटा गिवन नहीं था, तो कटना तो था, कैसे ना कैसे एलिमिनेट तो करना पड़ता। तो t इज इक्वल्स टू mg आंसर है, t इज इक्वल्स टू mg आंसर है। वाह, ये बात देख रहा तुम, हल्के में मत लिया करो मेरे को, ठीक है? ठीक है, खत्म, बहुत बढ़िया, खत्म। मैंने जहां भी क्वेश्चन देखा था उसका सॉल्यूशन बहुत लंबा था भाई, बहुत लंबा था, अरे भाई ने फोड़ डाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का। बड़ा डरावना लग रहा है यार। अ मास छोटा m कैरिंग अ चार्ज q2, ठीक है, इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस बड़ा r, ठीक है, इज शोन। अनदर चार्ज q1 इज कीप्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अभी फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, अच्छा, मिनिमम वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन टू द मास सो दैट इट कंप्लीट वन कंप्लीट रिवोल्यूशन अलोंग विद द सर्कल। वाह 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 भाई, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन इज इट इज, है ना? बस चार्ज आ गए यहाँ पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा, बस ये होगा। अपन ने क्या पढ़ा था सर्कुलर मोशन में? तो पढ़ा होगा, मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ाया है चैनल पे, बट ना तो कमेंट कर देना, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होते जो दूसरा चैप्टर है, मैं 11th भी पढ़ा रहा हूँ, 12th भी पढ़ा रहा हूँ साथ में, है ना? तो एक दिन 11th का लेक्चर अपलोड करते हैं, एक दिन 12th का लेक्चर अपलोड करते हैं। अभी इतनी औकात है, मेरा स्टेमिना कम है थोड़ा, और मेरे थोड़े से दूसरे पैसे कमाने के जरिए भी तो चाहिए लाइफ में, तो वहां भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है ना? तो सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि अपन रूट 5gl यू मिनिमम होती थी, अगर मैं नीचे दूंगा तो टक लगा से सर्कल कंप्लीट कर देगा। अब रूट 5gl ड्राइव कैसे करी थी? तो रूट 5gl ड्राइव करी थी कि भाई जब ऐसे ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले पॉइंट पर उसका वो है टेंशन, स्ट्रिंग का जीरो नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्रिंग का टेंशन जीरो हो गया तो वो करके ऐसे गिर जाएगा, है ना? तो स्ट्रिंग का टेंशन टाइट होना चाहिए, तो ऊपर के टॉप पे टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। तो अपन ने कंडीशन लगाई थी कि टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन लगाई थी। और दूसरा वहां पे v आ जाता था, मतलब नीचे वेलोसिटी u है और वहां की तो v जो हो चुकी है, तो v जब टेंशन बैलेंस करोगे ऊपर तो v की कंडीशन में फॉर्मूला आता था। मैं पूरी चीजें कराऊंगा जो बता रहा हूं, तो लोड मतलब बस सुन लो। तो v के टर्म्स में वो आ जाता था कि भाई v आ गया तो t mg बैलेंस करूंगा तो v आ गया, और v किसके बराबर है? v किसके बराबर आ रहा था? वो v में कंडीशन आ जाती थी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब v को हटा के u लाना था, तो v और u के लिए क्या करते थे अपन? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते थे, है ना? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, या जो भी बोलना है, क्योंकि mg लग रहा था वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोल सकते हैं, है ना? पर साथ में टेंशन भी लग रहा है तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। ठीक है, ठीक है मेरे हिसाब से तो ये फंडा था। अब देखो इसको करते हैं, है ना? तो कैसे करेंगे? दी ये मालो सरगम एकदम गोल मटोल मेरी तरह, दूसरा सरगम नहीं बनूंगा, ऐसे ही समझेंगे, है ना? यहां पे इनिशियली मान लो u, यही निकालनी है ना? यही निकालनी है, ठीक है? ये मान लो u, ठीक। अब ये जाएगी ऐसे और यहां पहुंचेगा, यहां मान लो हो गई v, ठीक है? चलो सर, यहां हो गई v, इसमें नीचे लगेगा mg, नीचे ही लगेगा टेंशन, और ऊपर लगेगा बीच वाले चार्ज की वजह से, q1 की वजह से ये q2 है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ऊपर। तो मैं सीधा ऊपर एक फोर्स लगाता हूं, F बोल देता हूं उसको, F, ठीक है? ये है। और एक और फोर्स लगता है ऊपर जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है, उसको बोलता हूं कुछ भी बोल देता हूं, सर्कल का फोर्स है, FC लिख देते हैं, है ना? ये सारी चीजें हैं। तो मैं लिखूंगा यहां पर क्या?
ये सारी चीजें है ना। तो मेरे को ये पता है कि जो टेंशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर वाई डायरेक्शन में देखूं, वाई डायरेक्शन में, तो क्या वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है क्या? हाँ, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है ना यार, रस्सी तोड़ के थोड़ी भाग जाएगा, तो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि mg प्लस टी ये बराबर है fc प्लस f के। थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूं अगर मैं, तो mg प्लस टी, fc क्या होता है mv स्क्वायर बाई आर, तो mv स्क्वायर बाई कैपिटल आर को मैं छोटा आर लिख रहा हूं ना, आदत पड़ी हुई है तो छोटा आर लिख रहा हूं, छोटा आर लिख रहा है, प्लस जो बड़ा एफ है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स है, तो ये होगा k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। सही बात। ये छोटा आर किसके बराबर है? बड़े आर के। बस ये ध्यान रखना, वरना बोलो कि ये क्या कर दिया। ठीक है, यहां तक फंडा क्लियर है। अब थोड़ा टी निकालना है, तो टी लिखो, टी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस mg। ये टी के बराबर है, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब कंडीशन तो यू में लगानी थी, ऐसे सॉल्व करते हैं सर्कुलर मोशन में भी, कि भाई कंडीशन तो यू पे लगनी थी, क्योंकि यू मिनिमम चाहिए, यू मिनिमम चाहिए। यहां तो वी ला दिया सर आप, तो कैसे करेंगे इसको? इसके लिए लगती है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए मन्ना देखो लगाते हैं तुम्हारे लिए वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या? वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। इस सबका वर्क डन है, वर्क डन ऑल, सबका वर्क डन मिला के। अब तुम यहां पे देखोगे, अगर तुम यहां पर देखोगे तो टेंशन वगैरह सब फोर्स का वर्क डन जीरो आएगा एक्सेप्ट mg, एक्सेप्ट mg, क्योंकि t है, t जैसे चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो रहा है, टेंशन 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 टेंशन, तो टेंशन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सर mg भी तो ऐसे लग रहा है, तो वो तो ऐसे भी हो रहा है। नहीं, mg कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इनिशियल फाइनल ऐसे f डॉट ds लिखते हैं ना ऐसे। ठीक है, तुमको ये पता है ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। किसी को नहीं पता है तो, है ना, मेरे को तो पता है। ठीक है, तो सिर्फ वर्क डन बाई mg होगा, बाकी सबके द्वारा जीरो हो जाएगा। तो मैं सीधा लिखूंगा यहां पर वर्क डन बाई mg इंटू mg, देखो नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ तो माइनस, इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ 2r इंटू 2r इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, v हो गई स्पीड, माइनस इनिशियल हाफ m u स्क्वायर। हाँ, अब यहां फील आ रही है कि u आ जाएगा भाई, है ना। थोड़ा सा 2 को उधर ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूं माइनस 4mgr, और u चाहिए तो मेरे को v स्क्वायर बाई आर रिप्लेस करना है, तो मैं r को नीचे लिख देता हूं, r को मैं नीचे लिख देता हूं, तो मैं सीधा ऐसा लिख सकता हूं m v स्क्वायर बाई आर, 2 तो मैं उधर लिख गया तो 4 बन गया, माइनस m u स्क्वायर बाई आर। सही बात है, यही तो चाहिए था, तो मैं इसको इधर लिख देता हूं सीधा, जो सर m v स्क्वायर बाई आर होगा ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो m u स्क्वायर बाई आर माइनस 4mg के। सही बात है, बेहतरीन बात है। तो इसको यहां पे रिप्लेस कर दो, तो कंडीशन क्या बन जाएगी? तो कंडीशन बन जाएगी सिंपल, वो कंडीशन बन जाएगी, वो कंडीशन बन जाएगी, अरे यार ये थोड़ा सा गलत जगह लाइन लिख दी थी क्या? ठीक है, चलो देखो सीधा यहां पे डाके चिपका दो इसको, इसकी बात कर रहा हूं। तो एम वी स्क्वायर बाई आर किसके बराबर है? m, या माइगा नहीं यार, यहां पे थोड़ा यहां लिखता हूं, या पूरा इधर लिखता हूं, तो क्या आएगा
टांगे फट नहीं है मेरी बस। तो ये आ जाएगा mu²/r -4mg, और यहाँ पे -mg था -5mg। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख देता हूँ, K Q1 Q2 अपॉन R² -5mg ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। यू छोड़ के बाकी सबको इधर उधर कर दो तो देखोगे तुम तो क्या बन जाएगा 5mg इधर आ गया प्लस माइनस K Q1 Q2 अपॉन R², K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये पूरा इधर R ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में तो इंटू R है ना, और M नीचे आ जाएगा अपॉन M, और इस पूरे का रूट, इस पूरे का रूट। ये क्या है U, ये आया U मिनिमम। M से थोड़ा काटा पीटी करके और सजा सकते हो उसको चाहो तो, अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो 5GR माइनस K Q1 Q2 अपॉन R, एक R कट जाएगा इंटू M। ये है U मिनिमम, इसका रूट इज इक्वल्स टू U, और यही निकालना था, यही निकालना था। तो हो गया क्वेश्चन समाप्त। समझ गए, यही तो निकालना था मेरे भाई। ये लो कहानी शॉर्ट, समझ आएगा, यही निकालना था, यही निकालना था। देखो लिख भी रखा है, यही निकालना था। इतनी देर से निकाल रहा था मैं इसको, यही निकालना था। ठीक है, ये खत्म कहानी। ठीक है, अब कुलाम्स लॉ ही चल रहा है अभी तक देखा जाए तो कुलाम्स लॉ का अपन वेक्टर फॉर्म देखेंगे, है ना। वेक्टर फॉर्म थोड़े से आएंगे तो वही 11th वाली घुस जाएंगे उसमें वापस आके, पर थोड़ा वेक्टर्स में जाएंगे। इंपॉर्टेंट है वेक्टर वैसे, है ना, इंपॉर्टेंट। तो कल अपन वेक्टर पढ़ेंगे, मतलब वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक, चलो टाटा बाय बाय, मचाते रहो लाइफ में।